हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल। आज हम सब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास चैप्टर 1 है, तो इंडिया का पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले विषय में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच आवर गवर्नमेंट वर्क। मतलब जिस एक रूल्स और रेगुलेशन है जिसके मुताबिक हमारा देश का जो है गवर्नमेंट चलता है, हमारा देश का जो है सरकार चलता है। तो हम जानेंगे इसके विषय में आज। तो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ होल प्रोविंस ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक सोर्स है जिससे क्या होता है, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोर्स है जिसके मदद से हमारा कंट्री का प्रोविंस जो स्टेट है जितने भी कुछ है सब चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो उसके मतलब में हम आज जानेंगे पॉलिटिक्स है क्या। टेल अबाउट फोर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट डू फॉर पब्लिक। मतलब वो गवर्नमेंट के विषय में बताता है कि गवर्नमेंट क्या कार्य कर रहा है पब्लिक के लिए और क्या क्या फोर्स है। टेल अबाउट फोर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट डू फॉर पब्लिक के लिए वो क्या कर रहा है और उसके पास कितनी फोर्स है, मतलब कितनी उसके पास पावर है, ये सब के विषय में बताता है। डिफरेंस बिटवीन हम जाने इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। अब जब दो टर्म आया है टूटकर, तो हम दोनों के विषय में तो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इसलिए हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इधर है आपका पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इधर है आपका पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमेशा फिक्स स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स रहता है। एंड लेकिन पॉलिटिक्स में कभी भी स्ट्रक्चर फिक्स, नो फिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता है। लेकिन इधर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज पार्टी, एक डिफरेंस हुआ ये दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशन हैज पार्टी शेड्यूल असिस्टेंट। पार्टी जो रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है उसमें एक शेड्यूल पार्ट्स रहता है, शेड्यूल वाइज पार्ट बना रहता है उसका, और इसमें कोई असर नहीं होता। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हैज़ स्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेबिलिटी है। ये नहीं कि फटाक से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, नहीं, इसका समय रहता है जो इतना न इतना समय, मतलब समय रहता है, ये कोई फटाक से नहीं चेंज हो जाता है। और इट इज़ डायनामिक होता है, और पॉलिटिक जो होता है डायनामिक होता है। ठीक है, अब विषय में जानते हैं हम आपका वो है, अब है आपके विषय हम जानते हैं वो है आपका डोंट मूव इन डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स के डायरेक्शन में नहीं आता, बल्कि पॉलिटिक्स इसके डायरेक्शन से चलता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन से ना पॉलिटिक्स चलता है, कोई अपनी मनमानी थोड़ी ना करता है। पॉलिटिक्स डायरेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शास्त्र है, पॉलिटिक्स मतलब हमारे देश को चलाने का शास्त्र होता है ना, वैसे ही शास्त्र जैसे हम लोग का रूटीन होता है, स्कूल का रूटीन, तो उसके मुताबिक हम चलते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं। उसी प्रकार ये कॉन्स्टिट्यूशन एक जो रूल्स और रेगुलेशन का किताब है जिसके मुताबिक हमारा देश और देश का पूरा जो लॉ एंड रेगुलेशन चलता है। तो ये डिफरेंस हुआ। और इधर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम बोले अभी पॉलिटिक्स इसके डायरेक्शन में मूव करता है, ये सबसे बड़ा फंडा है और सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ इसका। चलिए अब विषय में बात करते हैं अब बात करते हैं हम 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44 अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और ये आया था कब, ये आया था आपका 1978 में, 1978 में आया था। और नेशनल इमरजेंसी कोर्ट बी इम्पोज्ड बाय पीएम, ओनली डिसीजन टेकन बाय पीएम एंड अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 44 अमेंडमेंट है ये 1978 में लागू हुआ था, आया था, पास हुआ था। ठीक है,
और इसके मुताबिक जो नेशनल इमरजेंसी है, कोर्ट ने इसको इम्पोज किया था कि इसे सिर्फ और सिर्फ केवल पीएम ही डिसीजन ले सकता है। पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सब डिसीजन ले सकता है कि नेशनल इमरजेंसी लगे या ना। तो ये 44th अमेंडमेंट है। अब 97th अमेंडमेंट क्या है? 97th अमेंडमेंट है आपका 97th अमेंडमेंट जो है वो है 1975 अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी। 1975 में हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, 1961, 1972 एंड 1975। इन 3 टाइम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी को इम्पोज किया था। अब दूसरा देखते हैं इसमें हम, वो है कि बट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट से इमरजेंसी कांट इम्पोज ऑन बेसिकल इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन मोरारजी देसाई का जो ये गवर्नमेंट था, उन्होंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकता बेसिकल जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। तो फिर क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस रिपोर्टेड बाय असेम्ड रिवेलियन में ये क्या रिप्लेस्ड हो गया। ठीक है, अब जानते हैं 66th अमेंडमेंट के बारे में। तो ये 66 अमेंडमेंट है जो 1988 में पास हुआ, 1978। एडल्ट एज रिड्यूस्ड इन 18 ईयर फ्रॉम 20 ईयर। एडल्ट एज जो है वो रिड्यूस हुआ, घटा दिया गया। 6 अमेंडमेंट में बताया गया है, जो 1988 में बना था उसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि एज जो एडल्ट जो मतलब एक मैच्योर एज जो माना जाता है उसको घटा दिया। उसका एज कहाँ से कहाँ दे दिया? 18 ईयर से 21 ईयर के बीच कर दिया, 18 से 21 कर दिया। तो ये एक लॉ पास हुआ, इसी को बोलते हैं मैंने 18 ईयर से कितना 21 ईयर कर दिया। 18 से 21 इस एज को माना जाएगा मैच्योर एज। ठीक है, लेकिन पहले ज़्यादा कर दिया था, उसको कम कर दिया। अब दूसरा क्या है? अब जानते हैं हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। पहला अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये सब 6 था, इससे पहले हम पढ़े 44 था। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो 1951 में पास हुआ था, 1951 में पास हुआ था। ठीक है, तो इसके विषय में बात करते हैं। बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था, और उसके गवर्नमेंट जब था तब। अमेंडमेंट में जो कुछ भी चेंज हुआ वह आज भी चल रहा है। दैट चेंज के बाद भी स्टेबिलिटी है। उस समय जब चेंज हुआ तो वो भी आज भी चल रहा है उसी के मुताबिक। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट कंट्री हु प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूएसए। पहला कंट्री जो दुनिया का है वो सर्वप्रथम जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था वो कंट्री है आप यूएसए। पहला कंट्री है यूएसए, जो 1974 में उनका रिपब्लिक हुआ था उसमें लागू किया। तो यूएसए पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। नाउ मोर देन 150 कंट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी के समय में, आजकल के समय में क्या है, 150 ऐसा कंट्री है जिसके पास अपना खुद का संविधान है। अब जानते हैं स्टेट के विषय में जानते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट दैट कंट्री विल बी कॉल्ड स्टेट। स्टेट मतलब क्या? दैट कंट्री विल बी कॉल्ड स्टेट विद इन सेटिस्फाई बिलो 4 रिक्वायरमेंट। स्टेट भी उसी कंट्री को कहा जा सकता है जहां ये 4 जो बताने वाले हैं 4 रिक्वायरमेंट हो। पहला क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? कोई भी स्टेट या कंट्री बनने के लिए 4 मेन आवश्यकताएं हैं। प्रथम पॉपुलेशन होना चाहिए, द्वितीय ग्राउंड होना चाहिए, तृतीय गवर्नमेंट होना चाहिए, चौथे सॉवरेनिटी होना चाहिए। कहना का मतलब यहाँ पे 4 चीज़ होनी चाहिए। प्रथम जो पॉपुलेशन संख्या, जनसंख्या, ग्राउंड मतलब जगह होना चाहिए, गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, और सॉवरेनिटी होना चाहिए। बिफोर 1947 इंडिया हैज दिस 2 सो कॉल्ड कंट्री। और 1947 से पहले इंडिया के पास ये सब था, इसीलिए इसे कंट्री कहा गया। आफ्टर 1990 इंडिया इज स्टेट। लेकिन 1947 में इंडिया जो है एक स्टेट हुआ। ठीक है, इंडिया इज ए स्टेट।
अब सॉवरेनिटी क्या है इसके विषय में बात करते हैं। तो फर्स्ट सॉवरेनिटी है वर्ल्ड्स दैट कंट्री विच ऑफ फुल्ली इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट एंड नो कंट्री हैज़ व्हाट इट्स कोट्स क्या, जस्ट अ मिनट, यस, मतलब ऐसा कंट्री जिसके ऐसा अभी स्पेस या ऐसा कंट्री जिसके पास खुद का क्या हो, इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाहरी रूप से इंडिपेंडेंट हो, ऐसे कोई हम लोग कंट्री कहते हैं। इफ़ दिस इज डॉट अराइजेस, इफ़ देयर इज डॉट, अगर इसमें कोई डॉट है, संदेह है, तो sovereignty of India become India is of Commonwealth, तब इंडिया जो है कॉमनवेल्थ में रहेगा। मतलब दिस इज नॉट डॉट राइजेस ऑफ sovereignty of India because India is therefore Commonwealth. Okay, India is member of Commonwealth but with our fully where India want to sovereign from membership. इंडिया जो है तभी कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो आज तक हम यहीं पे अपनी बात को स्थापित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।